नमस्कार, हम हैं अंशुमान त्रिपाठी। आप देख रहे हैं बेबाक बहस। आज हम चर्चा करेंगे ऐसे विषय पर जो काफ़ी प्रासंगिक हो गया है और ये समझ में नहीं आ रहा कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के महिमा मंडन का सिलसिला चल निकला है। उनके विचारों की उपेक्षा तो कोई भी राजनीतिक दल करने से पीछे नहीं रहा पिछले 70 वर्षों में, लेकिन यहाँ तक कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी तक बताया जाने लगा। इसके बहाने उनके महत्व को कम किया गया। लेकिन सच तो यह है कि अहिंसा, सत्य और मानवता के पुजारी महात्मा गांधी का नाम, उनका सरनेम और उनके विचार आज भी राजनीतिक दलों को सत्ता पाने के लिए काम आते हैं। आलम यह है कि देश अपने राष्ट्रपिता को भले ही भूलता जाए, लेकिन बापू का संदेश पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। फिर भी हम क्यों दे रहे हैं अपने बापू को देश निकाला? गोडसे के बहाने क्या कहने की कोशिश की जा रही है बार बार? महात्मा गांधी के हत्यारे को राष्ट्रवादी बताने के मानी क्या है? बापू का यह अपमान आखिर कब तक सहेगा हिंदुस्तान? आज इसी पर होगी हमारी बेबाक बहस और अपने अतिथियों से चर्चा। हाँ बापू, तेरे देश में आज भी इतनी आज़ादी है कि तुम्हारी जान लेने वाली शख्स को अब तुमसे बड़ा बताया जाने लगा है। आपकी शोहरत दुनिया भर में फैली, लेकिन आपको देश निकाला दिया जा रहा है। आप किसी की गोली से कैसे मर सकते हैं? क्योंकि आप एक विचार थे, लेकिन अब आपके विचार के खिलाफ छिप छिप कर विरोधी विचार खड़ा किया जा रहा है। देखते हैं एक खास रिपोर्ट। जन तो तेरे कहिए पीड़ पराई। बापू, ये तेरा ही देश है जहां आज आप कटघरे में हैं और आपके कातिल को आपसे बड़ा बताया जा रहा है। आप इसी स्वतंत्रता की तो बात करते थे ना। देखिए, भोपाल से लोकसभा की बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे को देशभक्त बताया। हालांकि बीजेपी ने उनसे तुरंत माफी मांगने को कहा। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के भोपाल से प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के द्वारा दिया गया एक बयान समाचार माध्यमों में हमने देखा है महात्मा गांधी जी के संदर्भ में, और साध्वी प्रज्ञा की इस बयान से पूरी तरह हम असहमत हैं और इस बयान की हम निंदा करते हैं। अपने संगठन भारतीय जनता पार्टी में भी निष्ठा रखती हूँ, उसकी कार्यकर्ता हूँ और पार्टी की लाइन मेरी लाइन। बयान देकर रणनीति के तहत वापस लिए जा रहे हैं। प्रज्ञा के समर्थन में कर्नाटक बीजेपी के नेता अनंत हेगड़े ने ट्वीट कर बयान दिया। बयान देकर वापस ले लिया गया। वहीं के बीजेपी सांसद नलिन कुमार ने भी गोडसे का गुणगान किया। तो अनिल सौमित्र ने भी ये टटोलने की कोशिश की कि मध्य प्रदेश में आपके प्रति श्रद्धा कितनी बची है। अब देखिए, यही तो पूरी मानसिकता दिखाता है। खुद साध्वी प्रज्ञा क्या है सबको पता है। अभी भी उनके खिलाफ आतंकवाद का केस चल रहा है या टेररिज्म का जो भी केस चल रहा है, उसमें बुरी तरीके से वो संलिप्त थी। इसको ऐसे व्यक्तियों को जब बीजेपी टिकट देगी तो बीजेपी की मानसिकता दिखाती है। बीजेपी पहले से नाथूराम गोडसे जैसे लोगों का उपासक रहा है और वही इनकी विचारधारा रही है। I strongly condemn the statement made by Pragya Thakur, and she should understand the history of the country. Assassination of Mahatma Gandhi, the father of nation, was a big tragedy at that point of time. He was shot dead by a fanatic. बापू, विचार कभी नहीं मरता। आप आज भी पूरी दुनिया में जिंदा हैं, तो गोडसे को भी मरने नहीं दिया जा रहा। सत और असत, अहिंसा और हिंसा, प्रकाश से तम की लड़ाई तो युगों युगों तक चलती रही। लेकिन छल छद्म की सियासत ने आज इतना तो बदल दिया है कि गोडसे के खिलाफ बोलना हराम हो गया है। बापू, तेरे देश में दक्षिण के अभिनेता कमल हासन के
गोडसे को आजाद भारत का पहला आतंकवादी कहने के बयान को हिंदू विरोधी बताया गया। இது முஸ்லிம்கள் நிறைய பேர் இருக்கும் இடம் என்பதனால் இதை சொல்லவில்லை. காந்தியார் சிலைக்கு முன்னால் இதை சொன்னேன். சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் தீவிரவாதி ஒரு இந்து, அவர் பெயர் नाथूराम गोडसे। अच्छी मांग है और ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी ने भी उस बारे में मांग करनी चाहिए। कमल हसन पॉलिटिक्स में फेल हो गए, उनकी पार्टी क्या करती है मुझे मालूम नहीं, राजनीतिक दल खोला था, चुनाव लड़ते हैं नहीं लड़ते हैं मालूम नहीं। तो इस प्रकार के बेतुका बयान देकर अगर वो पॉलिटिकल पब्लिसिटी उनको अगर उनको चाहिए तो मुझे लगता है ये पूरे हिंदू समाज को बदनाम करने की कोशिश है। जाहिर है कि इस तरीके से बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन उन्होंने माफी भी मांग ली। Let me tell you, terrorists abound in all religions. Around history, you can list many people from many religions. So I was talking in that term. I said every religion has their own terrorists. You cannot claim that we are sanctimonious and we have never done that. History shows you that all religions have their extremists. My talk that day was about harmony. बापू, तुम्हारा हिंदू धर्म तो कभी इतना कमजोर नहीं था कि किसी के बयान से उसकी छवि खराब हो जाती। ना ही हिंदू इतना कोमल था कि किसी के कहने से उसकी भावनाएं आहत हो जाती। लेकिन हिंदू अब संवेदनशील हो गया है। बहुसंख्यक होने के बावजूद उसे हर बात पर आहत होने की आशंका रहती। आज की सारी सियासत उसके इसी असुरक्षा भाव पर टिकी। जबकि हिंदुत्व तो प्राणी मात्र से प्रेम का दूसरा नाम, सत्य और अहिंसा हिंदू धर्म का मूल मंत्र है। लेकिन अब कुछ संत अपनी वाणी से हिंसा कर बैठते हैं और परस्पर घृणा के प्रसार के षड्यंत्र का जाने अनजाने हिस्सा बन जाते हैं। कमल हसन टाइप के लोग फिल्म इंडस्ट्रीज में, इन्हें सिर्फ और सिर्फ इस्लाम दिखता है कभी। और दूसरी बात मैं पूछ दूं अगर पलट करके कि मोहम्मद साहब का कत्ल करने वाले लोग और करबला में हसन हुसैन का कत्ल करने वाले लोग तो इनके लिए शहीद थे ना, और इनके महापुरुष हैं। ये आतंकवादी बता रहे हैं दूसरे के धर्मों के लोगों को, और स्वतंत्र भारत का इतिहास गिना रहे हैं। बापू, आपके सर्वधर्म संभाव का विरोधी विचार इन दिनों बहुत ताकतवर हो गया है। ये विचार ही गोडसे की शक्ल ले लेता है। जरूर कहीं मानवता कमजोर हुई है, हिंदू धर्म भी कमजोर हुआ है। इसी कमजोरी की वजह से अब जातीय दंभ, धार्मिक श्रेष्ठता का अहंकार, पर धर्म पर हिंसा और उसके अनुयायियों से घृणा सब मिलकर अक्सर एक आकार लेकर साकार हो जाते हैं। ये कभी गौरक्षा के नाम पर हत्याएं करने लगते हैं, तो कभी एंटी रोमियो बनकर प्रेम करने वालों को डराते धमकाते हैं, और अक्सर अल्पसंख्यकों के मन में खौफ पैदा करने की कोशिश करते हैं। बापू, आपने इसी सांप्रदायिकता के खिलाफ भूख हड़ताल की थी ना। 13 जनवरी 1948 को शुरू हुए इस अनशन का मकसद था तीनों समुदायों से शांति बनाए रखने का आश्वासन। जब तक वो शांति बनाए रखने का भरोसा नहीं देते, तब तक अनशन जारी रखने का संकल्प लिया था आपने। 6 दिन तक आपने कुछ भी खाया न पिया। आखिर हिंदू, मुस्लिम और सिख प्रतिनिधियों ने भरोसा दिया, तब आपका अनशन टूटा। लेकिन सांप्रदायिक ताकतों को अच्छा न लगा। हिंदू के कलेवर में छिपी सांप्रदायिकता ने 13 जनवरी को आपके प्राण ले लिए। बापू, आप अमर हो गए। आप होते तो गोडसे को कभी फांसी न होती। आप फांसी के खिलाफ थे, लेकिन हमसे गलती हुई है बापू। नाथूराम को फांसी दे दी गई। हम अहिंसा के विचार से डिग गए, लिहाजा हिंदू सांप्रदायिकता के रूप में वो विचार आज भी जिंदा है। सचमुच बापू, हम शर्मिंदा हैं। सचमुच बापू, हम शर्मिंदा हैं। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। तो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के इस वर्ष में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने का सिलसिला थम नहीं रहा। भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा के बाद इंदौर से बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने गोडसे को एक राष्ट्रवादी नेता बता दिया। प्रज्ञा के बाद अब बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने गोडसे को राष्ट्रभक्त कहा और ये कहा कि उन्होंने देश की जीवन भर चिंता की,
लेकिन समझने की ज़रूरत यह है कि उस समय क्या परिस्थिति रही होंगी जो उन्होंने गांधी की हत्या का फैसला लिया। तो सुनते हैं कि क्या कहा उषा ठाकुर ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष पर। वो तो राष्ट्रवादी है ही। देखिए, संगठन भी स्पष्ट कर चुका कि वो उनका व्यक्तिगत बयान था। मैं ये मानती हूँ कि कोई व्यक्ति जीवन भर देश की चिंता करता रहे, क्या काल परिस्थिति रही होगी जो उन्होंने ऐसा निर्णय लिया, ये तो वो ही जान सकते हैं। आप और हमको तो मैं सोचती हूँ इस बारे में टिप्पणी करनी भी नहीं चाहिए। तो ये पहला मौका नहीं है। पिछले 70 बरस में गाहे बगाहे हर अवसर पर, हर मौके पर कहीं ना कहीं एक कोने से आवाज़ ज़रूर उठती है जो कहीं ना कहीं गांधी के हत्यारों को या उनके विचारों के हत्या करने को उनकी कोशिश करती है। और अभी दोबारा से एक नया सिलसिला चल निकला है जो कहीं ना कहीं अहिंसा पर हिंसा को, धर्म के ऊपर बैर को और ताकतवर बताता है। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि ये ताकत कहाँ से आ रही है, आखिर ये विचार कहाँ से जन्मा, ये विचार पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है, आज हम राष्ट्रपिता के प्रति सम्मान भाव में कहाँ कमी आती जा रही है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता संदीप दुबे जी, कांग्रेस नेता चंद्रमोहन शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार संजीव कौशिक जी और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं श्री श्रीकांत जी, कुमार श्रीकांत जी। तो आज इस विषय पर सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे मदन वर्मा जी से, जो वरिष्ठ गांधीवादी विश्लेषक हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, कि आपका क्या सोचना वर्मा जी कि महात्मा को लेकर के इस तरीके का चिंतन, इस तरीके की बातें, अश्रद्धा का स्वभाव, असम्मान के राज की स्थापना, विचार की स्थापना क्यों की जा रही है? सबसे पहले मैं सूर्य टीवी चैनल का शुक्रिया अदा किया चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया, ये मौका दिया कि मैं अपने विचारों को आपके साथ शेयर कर सकूं। मैं इस प्रश्न का उत्तर एक डिफरेंट ढंग से देना चाहता हूं। मेरे सोच के अनुसार गांधी तुम जिंदा हो। गांधी को शारीरिक दृष्टिकोण से 30 जनवरी 1948 को गोली से मार दिया गया। आज भी किसी एक नेता ने, यानी जिसका नाम अभी बताया जा चुका है, उन्होंने गांधी जी की निंदा करने की कोशिश की है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ना गांधी जी मरे हैं, ना गांधी जी को कोई मार सकता है। मैं समझता हूँ उनके जो विचार हैं वो सारी दुनिया में उनकी इज्जत है, सारी दुनिया में उनका सम्मान किया जाता है, तो गांधी जी को कैसे मारा जा सकता है? भगवत गीता के 11वें अध्याय में श्री कृष्णा ने बताया कि मैं जो हूँ वो नज़र नहीं आता, मेरी जो नेचर है वो डिफरेंट है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शारीरिक दृष्टिकोण से आप गांधी जी को मार दें, क्राइस्ट को मार दें, सुकरात को मार दें, लेकिन उनके विचारों को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। उनके विचार हमेशा अमर रहेंगे और उनके विचारों से सारी दुनिया वाकिफ़ है। लेकिन वर्मा जी, समस्या यहाँ दूसरी है। समस्या यहाँ पे गांधी जी पर हमले का नहीं है, गांधी जी के विचारों पर हमले का। गांधी जी का हिंसा से लोगों को डर लगता है क्योंकि वो धार्मिक हिंसा पर रोक लगाती है गांधी जी का सर्वधर्म समभाव और अहिंसा का विचार। तो गांधी के सनातनी हिंदूवाद से भी डर लगता है इस हिंदुत्व को, और गांधी के अहिंसा भाव से भी डर लगता है। तो मेरा यही जानना है कि क्या प्रयास आखिर क्या है, कहना क्या चाहते हैं हम गोडसे के बहाने? श्रीमान जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम गांधी जी को अंडरस्टैंड नहीं करते, हम गांधी जी को केवल लिप सिंपैथी देते हैं।
मैं किसी भी लीडर की बात नहीं करना चाहता, लेकिन गांधी जी के नाम से लोग वोट हासिल करना चाहते हैं, गांधी जी के नाम से अपनी पार्टी को ताकत देना चाहते हैं, लेकिन गांधी जी के विचारों को अमली जामा पहनाना, गांधी जी के विचारों को लागू करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि गांधी जी ने 1928 को गांधी जी ने एक फेडरेशन को संबोधित करते हुए कहा कि सारे धर्म अच्छे हैं, कोई भी धर्म खराब नहीं, लेकिन कोई भी धर्म परफेक्ट नहीं, हर धर्म में कोई शॉर्ट कमिंग हैं। और वो तो हिंदू धर्म कहते थे, मुझे हिंदू धर्म सबसे प्यारा है, मैं अपने आप को हिंदू कहलाना पसंद करता हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में भी त्रुटियां हैं, कमियां हैं, उनको दूर करना चाहिए। गांधी जी को रीति रिवाज, ये रस्म, इन चीज़ों के साथ कोई लगाव नहीं था, मंदिर में आना जाना, इन चीज़ों के साथ कोई लगाव नहीं था। गांधी जी के पास एक इतना समुंदर का ख़जाना था, ज्ञान का ख़जाना था, लेकिन जो चीज़ गांधी जी को दूसरे सब नेताओं से भिन्न करती है, गांधी जी एक कर्मयोगी थे। उन्होंने मोहम्मद को भी पढ़ा, गीता को भी पढ़ा, बुद्धा को भी पढ़ा, क्राइस्ट को भी पढ़ा, उन्होंने इन सारे प्रॉफिट्स को पढ़ा, इनकी स्क्रिप्चर्स को पढ़ा, लेकिन उसके ऊपर लागू करने वाला मैं समझता हूँ इस सारी ह्यूमन हिस्ट्री में मुझे एक ही शख्स ऐसा नज़र आता है जिसने अपने ज्ञान को सेल्फलेसली, बिना किसी मोटिव के, बिना किसी मकसद के अपना फ़र्ज़ निभाने की कोशिश की, जिसको हम कहते हैं निष्काम कर्म करना। वो पॉलिटिक्स में गए तो अपना धर्म निभाने के लिए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हल करने में गए तो अपना धर्म निभाने के लिए, सामाजिक मसलों को हल करने में अपना धर्म निभाना। वर्मा जी, यहाँ मैं क्षमा चाहूँगा, वरिष्ठ गांधीवादी हैं, लेकिन महात्मा ने हमेशा कहा कि मैं महात्मा के वेश में एक राजनीतिज्ञ हूँ। दरअसल वो ये संदेश भी देना चाह रहे थे कि देश के राजनीतिज्ञ को महात्मा के वेश में ही रहना चाहिए। आपकी बात सही है कि वो धर्म के लिए ही राजनीति में गए। दरअसल धर्म के मूल्यों को धारण करने वाले, ध्री धातु से धर्म, और उसको धारण करने वाले मूल्यों को उनके लिए वो राजनीति में गए। लेकिन यहाँ पे चर्चा हम आज के परिप्रेक्ष्य में करें तो मैं, संदीप भाई मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, संदीप जी से मैं ये पूछना चाहूँगा कि संदीप जी, अचानक हो क्या जाता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि अचानक सीना चौड़ा करके कुछ नेता, वो संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं उस भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ जिसने गांधीवादी समाजवाद को अपना मुख्य आदर्श बनाया था, मैं उस बीजेपी की बात कर रहा हूँ जिससे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर आती हैं, जिससे साध्वी या उषा ठाकुर आती हैं। तो ऐसे बयान, फिर आपके मध्य प्रदेश के अनिल सौमित्र, वो भी इन बयानों की एक तरीके से पुष्टि करते हैं। क्या होता है, क्या हो रहा है ये? देखिए अंशुमान जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न देखा कोई, जो दिन देखा अपना मुझसे बुरा न कोई। गांधी जी ने स्वयं में परिवर्तन लाने की एक उनकी विचारधारा थी कि हम दूसरे से जो बदलाव चाहते हैं वो स्वयं में वो बदलें और वो प्रूव करें, वैसा कर्म करें और कर्म से लोगों को प्रभावित करें। और उन्होंने बार बार कहा कि व्यक्ति जो है एक विचार ही है और व्यक्ति तभी महान बनता है जब उसने अपने विचारों को महान बना लिया। देखिए हम लोग को भी ये सोचना है कि हम किस विषय को प्रमुखता दें। आज जरूरत क्या है कि अब भारत एक लंबे अंतराल के बाद अब नए विचार में, मोदी युग में आ गया है। अब आज संदीप जी, आप मोदी जी को महात्मा गांधी के संदर्भों में रखने का प्रयास न करें, वो चुनावी दौर निकल चुका है। इस समय संदीप जी राष्ट्रपिता की बात हो रही है। बिल्कुल आप स्पष्ट साफ बात करें, आप पीछे करके वार करने की बात न करें। संदीप जी, आप स्पष्ट रूप से बताइए ऐसे बयान क्यों आए जो प्रधानमंत्री मोदी को भी नाराज करते हैं, जिसके लिए उनको कहना पड़ता है कि मैं इस साध्वी को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आज आप प्रत्यक्षता उसी की दावेदारी, उसी की तरफदारी कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, गलत। संदीप जी स्पष्ट बात करें। नहीं समझते, नहीं संदीप जी, देखिए ये हिंदुत्व नहीं है, ये सनातन हिंदुत्व नहीं है। राजनीति के वो हाशिए के लायक है, उनकी कभी भी कोई भी व्यक्ति आप कबायली हिंदुवाद की बात न करें, कबायली हिंदुत्व की बात न करें। आप स्पष्ट बताएं ये बयान कंडेमनेबल है कि नहीं है। सबके आप स्पष्ट बोले की बात करते हैं, वो गांधी जी की आप स्पष्ट बात करें। दुबे जी, आप स्पष्ट बात करें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जन जन में किया, आज उसी का नतीजा है कि जब मोदी जी की बात करना बंद कर दे, आपको मिल गया पर्याप्त। भाई अंशुमान जी देखिए,
अब मेरी बात वोट को की थोड़ा सुन राजनीति लीजिए। बंद करिए मित्र। अंशुमान जी, सुन आपकी लीजिए। कॉन्स्टिट्यूंसी बन चुकी है। अंशुमान जी, सुन आपने लीजिए। बना लिया ये हिंदू भी का आप जो साम्राज्य। काम कर रहे हैं वो भी गांधी जी के विचार के खिलाफ था, कम से कम दूसरे को सुन तो लेकिन लीजिए। अभी चर्चा अगर हो रही गांधी जी के राष्ट्रपिता विचार की, अहमियत है तो संदीप जी, चर्चा हो रही राष्ट्रपिता की, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी को अभी अपने कार्यक्रम में साध्वी की तरफ से अपना मुंह मोड़ना पड़ा। साध्वी जब गई हाथ जोड़ के तो प्रधानमंत्री ने मुंह मोड़ लिया, और आप उस विचार से मुंह नहीं मोड़ पा रहे। संदीप जी, क्या बात है? हम यही पूछना चाहते हैं, ये अप्रत्यक्ष पीठ पर छुरे भोंकने का काम कब तक जारी रखेंगे? बात हो गई। अंशुमान जी, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि हमारे यहाँ ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है जो गांधी जी तो निकाला क्यों नहीं? निकाला क्यों कार्रवाई नहीं? हो रही है साहब। आप कब जो आप निकालोगे उसकी चिंता ना करें, पार्टी ने उसकी चिंता जिम्मेदारी उठाई है, और जो लोग भी गलत करेंगे पार्टी की छवि धूमिल करने की कोशिश करेंगे। उषा क्योंकि ठाकुर आज का- भारत को ऐसा उषा प्रधानमंत्री ठाकुर बना के है, बयान की मिला है भर्त्सना की कि आपने। जिनके विचारों पे भारत नए उषा आयाम ठाकुर स्थापित के कर रहा बयान है। की हम लोगों ने भर्त्सना गांधी की को मैंने आपने। नहीं देखा है, लेकिन गांधी के विचार को जीते हुए आज मैं भारत के प्रधानमंत्री को देखता हूं, जब वो बिल्कुल। स्वच्छता की बात करते हैं, लोगों तक बिल्कुल। पहुंचाते हैं, सफाई की बात करते हैं, और बिल्कुल। स्वयं में बदलाव की बात करते हैं। देखिए अंशुमान जी, अच्छाई देखने की जरूरत है इस देश के अंदर। अगर हम बुराई देखेंगे तो छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलके नई कहानी। आज गांधी को हम सब लोग को मिलके जीने की जरूरत है, और ऐसा विचार, जो विचार भारत को हमेशा के लिए मजबूत करता हो, उस विचार से तो कोई मुख मोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि वो हम सबके, हम नौजवानों के, हर किसी के दिल में गांधी बसते हैं। अगर आज गांधी नहीं होते तो प्रेम की बात इस देश में नहीं होती। अंशुमान जी, दूसरी बात, हम बुराई देखेंगे, हम छोटी छोटी जो लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं, नहीं, वो नहीं, किसी के ये हित वाटर हितैषी टेस्टिंग नहीं है। ये हित राजनीति चाहना के है, स्तर पर हम लोग को भी वाटर चाहना टेस्टिंग है। तो जो संदीप सरकार जी, अच्छा काम कर रही है, अज्ञानी जो बच्चों के माननीय लिए हो सकता है नरेंद्र मोदी आपका जी ये के ज्ञान। विचार हैं, उसको आज आत्मसात करने की जरूरत है, जिन्होंने सभी महापुरुषों के विचारों को आत्मसात किया और बदलाव के हिस्सा बने। तो हम नौजवान आज उनको अपना हीरो मानते हैं, क्योंकि हमने गांधी जी को नहीं देखा है, लेकिन एक नया गांधी आज भारत में है जो पूरे भारत को बदलाव की तरफ ले जा रहा है, और हम सब नौजवान उसके फॉलोअर नहीं, हैं। ये दुबे जी, ये आपके निजी विचार हो सकते हैं, आपकी पार्टी के विचार हो सकते हैं। हम अब अभी अंशुमान जी, अब महात्मा के रूप में आप देख जैसा रहे हैं चाहें तो समाज- ऐसा मैं नहीं बोल सकता। वोटों मैं के तो आधार पक्ष पर रख रहा महात्मा हूं, बनाने की और और पक्ष महात्मा रख रहा हूं, गांधी मुझे बनाने पता का है कि प्रयास जितना न गांधी करें। को हम प्रेम राजनीति करते को हैं, कम कोई से कम दूसरा इस नहीं स्तर करता। पे न लाएं। भारतीय जनता दुबे पार्टी जी के हर राजनीति को कार्यकर्ताओं इस के स्तर रग पे में न गांधी लाएं। बसते हैं। महात्मा के बराबर मोदी जी को खड़ा करने का प्रयास अभी ना करें। वो समाज करेगा अंशुमान ताकि जी, जन कोई नायक अगर कौन हीरो है मेरा, आप तो उसको नहीं, सैल्यूट तो आप करना हीरो पड़ेगा। हैं, हमें आपके सभी हीरो हीरो को हैं। आगे लेके जाना है। लेकिन हम एक की बड़ाई और एक की बुराई नहीं कर नहीं, सकते। बीच जितने में मोदी हीरो को हैं, आप सब लाए, हम सबके यही हीरो होने राजनीति चाहिए। का भी विरोधी अगर हो। षड्यंत्र के शिकार हम महात्मा लोग के हो खिलाफ जाएंगे, आप तो बीच फिर में हम लोग मोदी कभी को भी लाए, जो गांधी के और मूल्य हैं, हम ये यही जो नहीं स्थापित कर पा रहे राजनीतिक हैं। संस्कृति हम है, नहीं इसी कर का मैं पाएंगे। विरोधी हूँ। इसलिए लेकिन दुबे जी, जो आपने कहा कि नई पीढ़ी के रूप में आप भी महात्मा का सम्मान करते हैं और आपको भी दिल में ठेस पहुंची है, यहाँ पर यही सिर्फ इतनी सी बात आपसे सुनने की आवश्यकता थी। लेकिन और आप भी इसको घुमा फिरा के मोदी जी को भी बीच में लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बड़ा अनुचित, बहुत एक विषय तो आप मतलब कहना चाहिए बचकाना सा लगा संदीप जी। लेकिन मैं यहाँ पर हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं कुमार श्रीकांत जी। देखिए, हमारे अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। अगर हम सब लोग मिलकर अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो हम संदीप जी, अब चुनाव निकल गया प्लीज। हम सब लोग को अपनी जिम्मेदारी उठानी है। संदीप जी, अब चुनाव निकल गया। हम संदीप जी, अब चुनाव निकल गया। महात्मा गांधी के साथ मोदी जी की तुलना करते हो, उनको घमंड हो गया। घमंड इस बात का होगी जनता की अपार बहुमत में आज उनकी वाणी में ऐसी तुलसी वाणी पैदा कर दी। चंद्रमोहन जी, नरेंद्र मोदी जी के साथ चंद्रमोहन जी, आप भी शाब्दिक हिंसा नहीं करेंगे। संदीप जी एक मिनट चुप रहिए। संदीप जी एक मिनट चुप रहिए। कोई भी शाब्दिक हिंसा नहीं करेगा। नहीं, चंद्रमोहन जी, मैं आपसे भी एक गुजारिश है, आपसे विनम्र निवेदन है। श्रीकांत जी आप बताइए, कुमार श्रीकांत जी, क्या महात्मा दो पार्टियों की राजनीति का शिकार हो गया है? देखिए, ये एक चीज़ तो निकल के आ रही है, जो चीज़ें लगातार चल रही हैं उसमें एक चीज़ तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं गांधीवादी या गांधी की राजनीति या गांधी के नाम का सहारा या वो तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं लगातार। एक इसमें बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि 2019 में हम गांधी के हत्यारे की बात कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि गांधी के हत्यारा अच्छा था कि बुरा था, लेकिन आप देखिए क्या अमेरिका में वहाँ के राष्ट्रपति की जिसने हत्या की थी, क्या उस हत्यारे की वहाँ पर कभी बात होती है क्या?
क्या उस हत्यारे की एक बार भी कहा जाता है, महिमा मंडित किया जाता है? नहीं। प्रॉब्लम क्या है, हम गांधी, ये देश जो है वो गांधी को मानता है, गांधी की कही गई बातों को नहीं मानता। हम जो चीज़ें सेट कर चुके हैं कि हम गांधी को मानेंगे, यानी कि गांधी जो नोट पे हैं, या फिर आप कह सकें गांधी की बातों को लिटरेचर में आपने छाप दिया, या गांधी जो मन में होने चाहिए। देखिए, गांधी या आज़ादी के 70 सालों के बाद भी मैं आपको शर्तिया कह सकता हूं कि आप दिल्ली के किसी भी प्राइवेट स्कूल में चले जाइए, या मैं कहता हूं देश के किसी भी स्कूल में चले जाइए, बच्चों से पूछिए, छोटे बच्चों से पूछिए, कहीं ना कहीं हम लोग जो हैं इसमें सफल नहीं हो पाए। हम गांधी की प्रतिमूर्ति या गांधीत्व को लोगों के अंदर नहीं डाल पाए हैं, तभी हम आज गांधी के हत्यारे पे बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये शासन की भी कमजोरी रही है, प्रशासन की भी कमजोरी, और गांधी के नाम पर राजनीति करने वालों की भी ये समस्या है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, गांधी का नाम लेकर या गांधीत्व की बात करके या उनकी चीज़ों को कोट करके वो सत्ता हो जाए विपक्ष हो, लगातार उनकी बात करता रहा है, और लेकिन वो गांधी को जो सही वो जो देना चाहिए, यानी कि उनको जो स्थान देना चाहिए लोगों के हृदय में, नोट पर नहीं, किताबों में नहीं, सड़कों पे नहीं, जो गांधी को सही वो देना चाहिए वो हम लोग देंगे, देश के लोग देंगे। और मीडिया इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। मीडिया ये साध्वी के बारे में बात ना करे, मीडिया हमेशा गांधी के बारे में बात करे, गांधीत्व को लेकर बात करे, क्योंकि मैं बताऊं कि हर एक देश के पास उसका एक जननायक है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा जननायक है जो केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि यूरोप और हर देश में, जिन पर थीसिस लिखी जाती है, जिन पे बात होती है। और उसके पास क्या था, आप देखिए गांधी जी के पास क्या है, ना एक अच्छी आवाज़ है, ना कोई मतलब 6 फुट का शरीर है, कुछ नहीं है, लेकिन क्या है कि उनके पास जो मास क्वालिटी है, वो लोगों से किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, लोगों से किस तरीके से अपनी बात कर रहे हैं, और लोगों को किस तरीके से अपने से जोड़ रहे हैं, उन सारी चीज़ों को, उन खूबियों को अगर हम लगातार लगाए रखेंगे, बताएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, तो कहीं ना कहीं आने वाले कुछ वर्षों के बाद हमें गोडसे पर कम से कम बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो विभाग बहस में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन बार बार क्यों किया जा रहा है। एक भारत कांग्रेस के अपने साथियों से इस पर चर्चा करते समय हम ये जानना चाहेंगे, चंद्रमोहन जी हमारे साथ हैं, कि चंद्रमोहन जी, गांधी के विचारों की हत्या तो आपकी पार्टी ने भी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे गांधी के विचार आपके यहाँ, आपकी पार्टी में कतई नहीं है, गांधी सरनेम का इस्तेमाल होता रहा, आज भी सरनेम का ही संकट है, अगर सरनेम ना हो तो आपकी पार्टी ही मुर्दा हो जाए। आखिर क्या है, क्यों गांधीवाद आपने क्यों छोड़ा? देखिए अंशुमन जी, मैं आपकी इस बात पे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि कांग्रेस ने गांधीवाद छोड़ा। कांग्रेस की बुनियादी गांधीवाद और कांग्रेस का ठहराव भी गांधी है, और आज भी गांधीवाद पे कांग्रेस खड़ी है। इसी कांग्रेस के गांधीवाद को, जिस सेकुलरिज्म को आज की सत्तारूढ़ पार्टी ने बदल कर, चंद्रमोहन जी, अंशुमन जी, अगर आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो कोई फायदा नहीं है। मैं टॉपिक गांधी पे ही लेके आऊंगा और आप ऐसे करेंगे तो फायदा नहीं होगा ना। लेकिन वो बुराई कर जिस सेकुलरिज्म को, गांधी की बात को कांग्रेस ने रखा, उसी सेकुलरिज्म को तो बदल के आज धर्मनिरपेक्ष ताकत ना होकर उसको धर्म के अंदर तब्दील कर दिया गया। आज राजनीति के अंदर नथुराम गोडसे वापस क्यों जिंदा होके आ गया? हमारे बीच में हमारे बहुत सीनियर वर्मा जी बैठे हैं, सबसे ज्यादा सीनियर है, और गांधीवादी विचार को उन्होंने बड़ी प्रमुखता के साथ रखा। गांधी जी कल भी जिंदा थे, गांधी जी आज भी जिंदा है, लेकिन गांधी जी के आज जिंदा होने पर किनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है? उन लोगों को जिनको कि अगर गांधी जी जिंदा रहते हैं तो उन लोगों की राजनीति के ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। मैं आपको विषय बताता हूं, एक विषय, जब माउंट बेमन को जब दंगे हुए, उस दंगे के अंदर एक विषय मैंने किताब में पढ़ा था। माउंट बेमन ने बोला गांधी जी से कि मेरे पास 50,000 सेना थे और मैं पंजाब और इस तरफ की बेल्ट के दंगे नहीं रोक पाया, और गांधी जी आपने बंगाल के अंदर अपने सैद्धांतिक रूप से दंगे रोक दिए। ये गांधी जी की महिमा थी। ऐसे 1947 के अंदर जब देश आज़ाद हुआ और देश आज़ादी के टाइम पर शपथ लेने का प्रोग्राम हुआ और जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जी में आपस में बात हुई, तो उन्होंने एक दूत बना के बंगाल भेजा। तब गांधी जी बंगाल में थे, और बंगाल के अंदर जब वो दूत गया तो गांधी जी के पास जाकर उन्होंने बोला कि गांधी जी आपको यहाँ आना चाहिए। तो गांधी जी ने बोला, देश इस समय असंभव दुर्घटनाओं से झेल रहा है और धर्म की राजनीति के अंदर मेरा जो शरीर है वो विभिन्न हो रहा है, क्योंकि मेरे धर्म के लोग धर्म जातियों के अंदर लड़ रहे हैं, मैं नहीं आ सकता, मैं पर्व नहीं बना सकता। उस दूत को गांधी जी ने एक सूखा पत्ता दिया, जिस पत्ते को लेके तो दूत देखा और उसके आंसू बह गए।
उन्होंने सोचा मैंने देना, तो गांधी जी के शब्द थे कि इस आंसू पे जो आपके पत्ते पे जो आंसू गिरे हैं उससे इसकी चमक बढ़ गई है। ये मैसेज जब नेहरू जी और सरदार पटेल जी के पास गया, वो मैसेज ये था कि इस देश की बनावट को बना के इस देश की संरचना को, देश को चलाना है। आप कहते हैं कि कांग्रेस ने इस चीज को अडॉप्ट नहीं करा, ये आपकी आइडियोलॉजी है, आप कह सकते हैं। लेकिन गांधी नाम की महिमा, कांग्रेस वहां भी वहीं खड़ी है। चंद्रमोहन जी, गांधी नाम की महिमा का ही असर है कि 70 साल आप इस देश पे शासन कर ले गए, वरना गांधीवादी मूल्यों को किस तरीके से त्यागा गया, क्या आज की परिस्थितियों में कांग्रेस कहां खड़ी और गांधीवाद कहां खड़ा है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव कौशिक जी, जवाब दे दूं नहीं आपको। एक मिनट, लेकिन गांधीवादी विचारधारा के अंदर जो दौर आ जाए, जिस दौर के अंदर नथुराम गोडसे जिंदा हो गया, गांधी जी वो की उस दौर के अंदर कभी जिंदा नहीं हुआ। दोनों पार्टियां जिस तरीके से राजनीतिक इस्तेमाल कर रही, संजीव कौशिक जी से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है। देखिए अंशुमन जी, आज व्यक्तिगत निजी हित और राष्ट्रीय हितों के बीच गांधी जी 21वीं सदी में केवल और केवल पूजने की चीज़ बन के रह गए हैं। वो उनके विचारधारा से कुछ लेना देना नहीं है। मैं किसी भी पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा, पहली बात। दूसरी बात, गांधी जी के विचारों को जानने के लिए गांधी को पढ़ना जरूरी है। आज के वक्त में गांधी को कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, और जो पढ़ना चाहते हैं और जिन्होंने पढ़ा है उनके विचारों को दबाने की कोशिश हो रही है। हम ये मानते हैं कि गांधी के विचारों को या गांधी के धारणाओं को समान रूप से वामपंथी दलों ने जितना आहत किया है, उतना ही दक्षिणपंथी दलों ने ही आहत किया है। एक तरफ जहां माओवादी हिंसा के थ्रू गांधी के विचारों को आहत करने का प्रयास किया गया, वहीं धार्मिक कट्टरता के वजह से भी गांधी के विचारों को आहत करने का प्रयास किया गया, और ये लगातार ये दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ कोशिश ये हो रही है कि गांधी को दिखा करके, गांधी के विचारों को सामने रख करके उनसे कितना राजनीतिक लाभ ले ली जाए। किसी भी पार्टी की बात फिर नहीं कर रहा, लेकिन अभी आप जिस संदर्भ में आज हम लोग बैठ के इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, सीधी सी बात है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति जब तक रास्ता नहीं दिखाएंगे, सही रास्ता नहीं दिखाएंगे, नीचे वाले लोग जो निचले पैदान पे हैं वो इस तरह की हरकतें करेंगे, और 2 मिनट के लिए केवल मुंह मोड़ के आप उन्हें रास्ता नहीं दिखा सकते हैं। इसी का नतीजा है कि यदि प्रज्ञा की बात की जाए तो प्रज्ञा ने जो स्टेटमेंट दिया था, केवल प्रधानमंत्री को दुखी नहीं होना था उस पर। यदि वाकई वो प्रधानमंत्री गांधी के विचारों का सम्मान करते हैं और गांधी का चरखा चलाते हुए यदि वो अपना फोटो डाल सकते हैं या माला अर्पण कर सकते हैं, तो उस समय गांधी के विचारों को ध्यान में रखते हुए वैसे विचारधारा को उनको ठोकर मारना चाहिए था जो आज उनके पाले में बैठी हुई है। लेकिन हुआ क्या, सत्ता की राजनीति करने के लिए, एक ध्रुवीकरण करने के लिए फिर गांधी का इस्तेमाल किया गया। आपने माफ नहीं किया, आपने माफ नहीं किया तो क्या कर लिया आपने? सवाल सिर्फ राजनीति की है। दोनों पक्षों की बात मैं कर रहा हूं कि लगातार गांधी के विचारों पर राजनीति तो हो रही है, गांधी के फोटो पर फूल चढ़ा के, माला चढ़ा के राजनीति करी जा रही है और लाभ लेने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन गांधी के विचार क्या थे? गांधी के वो विचार थे कि वो गाय को माता मानते थे, लेकिन गाय के लिए किसी इंसान को मारने के लिए वो मनाही करते थे। इस पर किसी ने विचार नहीं किया। आज गाय के लिए इंसान को मार दी जाती है और उस पर राजनीति से की जाती है, और उसका फायदा दिखता है। सवाल यह है कि जब तक हम राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह से गांधी का इस्तेमाल करेंगे, गांधी को ऐसे ही घुटते हुए हम देखते रहेंगे। गांधी के विचार मरने वाले नहीं हैं। गांधी के विचार गांधी को मारने वाले न मार पाए, ना ही गांधी के विचार कभी मरने वाले हैं। वो हमेशा जिंदा रहेंगे हमारे और आपके दिलों में। संजीव जी, यहाँ पर हमारे साथ बहुत वरिष्ठ गांधीवादी साथी मौजूद हैं, वो वर्मा जी, MM वर्मा जी। वर्मा जी से एक चर्चा मैं जरूर करना चाहूँगा। जैसे हमारे संदीप भाई ने कहा कि गांधी के नाम पर सम्मान महसूस होता है, और एक दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग, चाहे वामपंथी हों, सभी गांधी के प्रति एक सम्मान भाव रखते हैं। गांधी का दरअसल अभी जैसे चंद्रमोहन जी से भी चर्चा करनी बाकी है कि वो जिस सेकुलरिज्म की बात कर रहे थे कि कांग्रेस सेकुलरिज्म, दरअसल गांधी सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते थे, जिस पर अब कांग्रेस पार्टी आई। लेकिन इस पर चर्चा करने के पहले मैं वर्मा जी से जानना चाहूँगा कि आखिर गांधीवाद लोप कहाँ हो गया? इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कभी चर्चाएं करता है, आज ग्राउंड पर, ज़मीन पर कहीं पे भी गांधीवाद को लेकर कोई प्रचार प्रसार नहीं है। बल्कि अगर बहुत हल्के ढंग से कहा जाए, हास्य में कहा जाए, तो गांधीवाद का प्रचार लगे रहो मुन्ना भाई से ज़्यादा हुआ गांधीवादियों के मुकाबले। ऐसा क्यों हुआ? क्यों नहीं हमने नई पीढ़ी को बताने की कोशिश की? बड़े बड़े गांधी वांग्मय लिख दिए गए, लेकिन वांग्मयों को पढ़ा किसने? आज तो आप गांधी स्मृति संस्थान किराए पे दे देते हैं तमाम दूसरी संस्थाओं को कार्यक्रम करने के लिए।
वर्मा जी से मैं जानना चाहूँगा, चंद वर्ष पहले एक पिक्चर आई थी जिसका जिक्र आपने किया है, मुन्ना भाई लगे रहो। उसमें जिस एक्टर ने गांधी जी का रोल अदा किया, उससे कहा गया कि गांधी जी हम आपके लिए क्या करें, क्या करें, आपने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें भी सेवा करने का मौका दिया जाए। तो उस एक्टर ने, जो गांधी जी का रोल कर रहा था, उसने जवाब दिया, अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो सारे चौराहों से मेरे बुत हटा दो, सारी दीवारों से मेरी तस्वीरें उतार दो। तो मुन्ना भाई संजय दत्त ने कहा, ये तो बड़ी हैरानी की बात है, फिर हम क्या करें, आपके लिए क्या करें। तो उसका जवाब उस एक्टर ने, जो गांधी जी का रोल अदा कर रहा था, कहा, अगर आपने मुझे कहीं रखना है तो अपने दिल में रखो। मैं आपको ईमानदारी से एक बात बताना चाहता हूँ, शायद ये बात कड़वी लगे, लेकिन गांधी जी को अमली जामा पहनाना, उनके विचारों को अमली जामा पहनाना बहुत ही कठिन है। गांधी जी के पास ज्ञान का एक सागर था। कुरान शरीफ भी पढ़ा और दूसरे स्क्रिप्चर्स भी पढ़े, और लेकिन सारी गाइडेंस जो टोटल थी वो भगवत गीता से लेते रहे। अगर गांधी जी के बारे में मैं दो शब्द कहना चाहूँ इस संदर्भ में, तो गांधी जी तो एक कर्मयोगी थे। उन्होंने निष्काम कर्म किया, उन्होंने पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया, इकोनॉमिक मामलों में, इस हर क्षेत्र में उन्होंने हिंदुस्तान के भोले भाले लोगों के गलों से गुलामी की जंजीरों को उतारने की कोशिश की, चाहे वो राजनीतिक थी, आर्थिक थी, सामाजिक थी, धार्मिक थी, हर प्रकार की जंजीरों को हटाने की कोशिश की, और उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। हम भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी हैं संजीव जी से भी बात करना चाहेंगे। क्षमा कीजिएगा वर्मा जी, मैंने बीच में हस्तक्षेप किया, मैं समय की कमी की वजह से ऐसा कर रहा हूँ। संजीव भाई, आपने भी गांधीवादी समाज को अपनाया और काफ़ी समय तक भारतीय जनता पार्टी ने उस पर कहना चाहिए प्रयास किया, उस पर उसको पालन करने में। लेकिन यहाँ हमसे चर्चा करना चाह रहा हूँ कि छोड़ क्यों दिया था गांधीवादी समाजवाद, फिर आपने उसके बाद एकात्म मानववाद अपना लिया। क्या एकात्म मानववाद गांधीवादी समाजवाद का आगे विस्तार वाला रूप है या परिष्कृत रूप है? थोड़ा ये फर्क हमें समझा पाएंगे आप? अंशुमान जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर इस चर्चा में सब लोग बैठे और चर्चा जो लोग सुन रहे होंगे, मैं कह रहा हूँ कि मैं एक गांधीवादी हूँ। मैं सुबह उठता हूँ और गांधीवाद सबसे आसान तरीका है अपनाना। पहले एक तो सत्य बोलिए, दूसरा अपने अंदर की बुराई का स्वयं आकलन करिए और उसका परित्याग करिए, और यही गांधीवाद है। गांधीवाद को बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है, छोटे में अब समझें कि हम हर वो बुराई जो समाज को बुरा लगे, किसी बात से दूसरे को कष्ट हो, वो हमें नहीं करना है। और उस गांधीवाद को एकात्म मानववाद की जब बात करते हैं तो वो अंतिम व्यक्ति को समृद्ध सशक्त करना और उसको इस बात के लिए जागरूक करना कि वो भी एक सूत्र में बंध जाए, और उसके अंदर की जो गुलामी है, मैं बहुत कम समय में कहता हूं, जब अंग्रेज भारत आए, गांधी जी पूरे देश में क्या किया, जो अलग जगाई, सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांधा, तो वो सिर्फ यही कहा कि अगर तुम सब भारतीयों एक होके अपने मन के गुलामी का परित्याग कर लो तो ये अंग्रेज तुम्हें उसी दिन छोड़ के चले जाएंगे। और जिस दिन वो आंदोलन के लिए तब तक नहीं कहे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, जब तक उन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो दिया, और जब उन्हें लगा कि सारे भारतीय एक सूत्र में इकट्ठा हो गए हैं, तो उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्योंकि हम सब भारतीय एक हो गए हैं। हम चाहते हैं कि अब हमने अपने मन के अंदर की गुलामी को छोड़ दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी विचार है। नहीं, तो फिर गांधीवादी समाजवाद को क्यों छोड़ा संदीप जी? मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे। किसको छोड़ा सर? गांधीवादी समाजवाद को हमने बिल्कुल नहीं छोड़ा। आप आज अगर देखेंगे, मैं वही कहूंगा, तो आप कहेंगे कि आप जानबूझ के किसी की तारीफ कर रहे हैं। आज हमारे पास ऐसा हीरो है, ऐसा रोल मॉडल है, ऐसा हमारा संजय भाई, आज क्षमा कीजिए, मोदी जी पे हम फिर चर्चा कर लेंगे। अम्बेडकर के आदर्श, नहीं, आपसे बात करने के बजाय जी रहा है, संदीप भाई, हम सब लोग करना चाहिए। संदीप भाई, राहुल इनके लिए महात्मा गांधी है, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए समय पर। क्षमा कीजिए संजय भाई, 2 मिनट कृपया प्लीज, विनम्र निवेदन है, फिर आप हिंसा का रास्ता ले
गांधीवाद रहे में हैं, फिर हर आप कोई हिंसा का रास्ता गांधीवादी ले है। रहे हैं, आज जरूरत फिर है आप सब लोग हिंसा का खुद रास्ता अपने ले अंदर रहे के हैं। हीरो को या पहचानें। चंद्रमोहन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कांग्रेस के लोग बुराई करेंगे। देखिए इस चैनल में आपने बैठे हुए भी किसी अभी पे भी जो टिक्का टिप्पणी नहीं सेकुलरिज्म करा, की किसी बात पे बुराई नहीं कही, करी। अभी भी आपने जो सेकुलरिज्म की बात कही, सेकुलरिज्म का मतलब होता है पंथ निरपेक्षता, और पंथ निरपेक्षता इस देश में कतई स्वीकार्य नहीं रही। लंबे समय तक आपकी पार्टी और आपकी विचारधारा के धीरे धीरे हाशिए में जाने की वजह वही धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरिज्म है। ये जो पाश्चात्य कॉन्सेप्ट है, पाश्चात्य सोच है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वर्मा जी इस बात को मानेंगे। और जबकि महात्मा गांधी ने सर्वधर्म समभाव की बात कही थी, जो हमारे संविधान में भी है, लेकिन व्यवहार में नहीं नजर आता था। इस बार चुनाव में नजर आया कि प्रियंका गांधी भी शिवलिंग के सामने ध्यानस्थ होकर के प्रणाम कर रही थी, किसी भी हिंदूवादी पार्टी की तरह, और राहुल जी ने भी तमाम जगह पे अपना धार्मिक रूप दिखाया। तो मेरा ये कहना है, क्या अब आपको गांधीवादी हिंदुत्व जो है, या गांधीवादी सनातनी हिंदुत्व, आप समझे, हिंदुत्व नहीं, हिंदूवाद अब समझ में आ रहा है? ये गलती आप मानेंगे? देखिए, ये रास्ता आपको एंटोनी कमेटी ने बताया, दिखाया था। अंशुमन जी, जो बात आपकी रही, मैं सारी शराश में आपको बात दूंगा। कांग्रेस का स्टैंड कल भी वही था, कांग्रेस आज उसी स्टैंड पे खड़ी है। लेकिन कांग्रेस की विचारधारा को विपरीत दिखा के जिन लोगों ने आज सत्ता हासिल करी, चंद टाइम देना, इंटरप्ट मत करना, सत्ता की बात आ गई। उनका इंटरप्ट करने का कारण ये था कि उन्होंने इस देश के अंदर उस विचारधारा को बदल के एक विचारधारा की बात को रखना शुरू कर दिया, जिसके कारण गांधी जी का अस्तित्व आज खराब होके नथुराम गोडसे की तुलना में आ गया। माफ करिएगा, क्योंकि अगर देश के अंदर आप कहो कि महात्मा गांधी को नहीं पढ़ाया गया, तो आज भी स्कूलों के अंदर महात्मा गांधी को पढ़ाया जाता है, महात्मा गांधी के एग्जाम दिए जाते हैं, महात्मा गांधी की संरचना आज भी करी जाती है। लेकिन उसके साथ साथ बात आती है जिस विचारधारा को गांधी जी ने जिया, जब देश की आजादी चल रही थी, उस आजादी के अंदर इसी विचारधारा के साथ देश चलता आया, उसी विचारधारा के साथ देश ने आजादी ली। उस आजादी के लेने के समय के अंदर इस देश के अंदर मौलाना अब्दुल कलाम भी थे, महात्मा गांधी भी थे, सरदार पटेल भी थे, वल्लभ भाई भी थे, विनोबा भावे भी थे, सब थे। उस समय देश के अंदर एक जो जज्बा था, वो हिंदुस्तानी और भारतीय होने का जज्बा था, और उसका एक मकसद था देश के अंदर अहिंसा के साथ अंग्रेजों को देश से बाहर करना। चंद्रमोहन जी, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, आप इतिहास में जा रहे हैं, मैं भी नॉस्टैल्जिक हो रहा हूँ, और मुझे भी अतीत बड़ा अच्छा लगता है। हमारे पास इतिहास ही बचा है, वर्तमान कुछ नहीं है। श्रीकांत भाई से मैं पूछना चाहूंगा, श्रीकांत जी एक मिनट, चंद्रमोहन जी आज विषयांतर ना करें, बहुत कम मुश्किल करना पड़ेगा। देखिए, अगर आज आप नहीं करेंगे तो फिर वही विचारधारा नथुराम गोडसे की विचारधारा फिर थोपी जाएगी, जो बार बार थोपी जा रही है। जब एमपी एमएलए खड़े होकर जो प्रतिनिधि चुन के देश के अंदर नथुराम गोडसे को सही ठहराएंगे, तो फिर आनंद होगा महात्मा गांधी का, और उसका विरोध करना पड़ेगा। चर्चा कर रहा हूं, उसका विरोध जिस तरीके से आप करते रहे कि आज आप हाशिए पे चले गए। देखिए, जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कल भारतीय जनता पार्टी, किसी को बोलने मत दो। श्रीकांत जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीच बीच में वाटर टेस्टिंग करता क्यों है? अनिल सौमित्र ने बोला, उधर नलिन कुमार कर्नाटक के सांसद थे, उन्होंने कहा यही बात है। अनंत हेगड़े की तो कोई बात ही नहीं, वो तो जो मन में आया बोल देते हैं, और उस पर कभी कोई सवाल भी नहीं खड़े करता, वो वहाँ के सिद्धू है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये प्रज्ञा ठाकुर, उषा ठाकुर, ये सब करना क्या चाहते हैं? गांधी के व्यक्तित्व से जो डर लगता है, गांधी के नाम पर इनको कांग्रेस के जिंदा होने का खौफ आता है, गांधीवादी समाजवाद भी ओढ़ लेते हैं, फिर ऊपर से एक तो मानववाद का कोट ओढ़ लेते हैं। आखिर मसला क्या है? ये बीच बीच में वाटर टेस्टिंग क्यों होती रहती है? ये दरअसल एक बहुत सुनियोजित कैंपेन की थ्योरी है, जिसमें कहा जाता है कि सोशल मीडिया के जरिए तमाम तरीकों से एक ही बात को जब 50 बार कहा जाता है, तो बुद्धिजीवी समाज और बहुसंख्यक समाज भी अपने आप को छोटा और कम समझने लगता है, और धीरे धीरे उस विचार के प्रति चुप हो जाता है। यह थ्योरी ऑफ साइलेंस है। मैं श्रीकांत भाई आपसे जानना चाहता हूँ कि ये क्या राजनीतिक मार्केटिंग के प्रयोग हैं क्या? ये साइकोलॉजिकल गेम भी मैं समझता हूँ इसे। और एक और चीज़ देखिए कि अगर आप बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के गांधी अलग हैं और कांग्रेस के गांधी अलग हैं, और बाकी जो पार्टीज हैं उनके गांधी अलग हैं। पिक एंड चूज़ की जो थ्योरी होती है उसके तहत ये गांधी नाम और गांधी का इस्तेमाल करते हैं, गांधी की बात करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो पूछ रहे थे कि बार बार गांधी की आरएसएस और वो ऐसा क्यों
क्यों होता है, गांधी तो इस्तेमाल कहीं ना नहीं कहीं हो देखिए जो सकते। उग्र राष्ट्रवाद है, और देखिए गांधी का राष्ट्रवाद अलग है, गांधी का हिंदुत्व अलग है, और गोडसे का और तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि इस पे ये जो अपने बीजेपी के मित्र हैं वो हो सकता है कि फायर मार जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका राष्ट्रवाद, उनका हिंदुत्व अलग है। तो वो उग्र राष्ट्रवाद बनाम राष्ट्रवाद है ना, राष्ट्रवाद बनाम उग्र हिंदुत्व, और हिंदुत्व की जो थ्योरी है उसे सेट करने के पीछे लगाए रखते हैं। दूसरी चीज़ ये है, कहीं ना कहीं ये टाइम टू टाइम इसको टेस्ट करते रहते हैं कि जिस हम मनोदशा को स्थापित करना चाहते हैं या लोगों में जो चीज़ पहुंचाना चाहते हैं, या फिर गांधी ऐसे तमाम लोग जो बहुत ऐसे लोग हैं जो काल को बिल्कुल डिफीट करके आए हैं, हमेशा जिंदा है, क्या उनको हम धीरे धीरे गौण कर सकते हैं और ऐसे तमाम बौने आदमी या उनको हीरोज बना सकते हैं क्या? तो टाइम टू टाइम टेस्टिंग की जाती है। लेकिन दूसरी चीज़ है कि देश में 130 करोड़ लोगों में सबसे खास क्या बात है, भले वो गांधी हमारे नोट पर हो या फिर वो हमारे इसमें हो, किताबों में, कॉपियों में हो, लेकिन गांधी कहीं ना कहीं जिंदा है। अब देखिए देश की किसी भी पार्टी को ले लीजिए, अगर उन्हें जन समर्थन जुटाना है तो क्या करते हैं, पदयात्रा करते हैं। किसी को अपनी बात मनवानी है तो क्या करते हैं, हंगर स्ट्राइक करते हैं। अगर सबसे बेहतर स्पीच देनी तो छुआछूत और धर्म उन्मूलन की बात करते हैं, जातिगत समस्याओं के उन्मूलन की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए गांधी के बिना ये देश नहीं चलेगा, गांधी के बिना कोई पार्टी नहीं चलेगी, लेकिन टाइम टू टाइम टेस्ट जरूर किया जाएगा ताकि गांधी को गौण किया जाए और उन तमाम लोगों को हीरो बनाया जाए। संजू भाई से जो है पूछना चाहूंगा कि गांधी से डर क्यों लगता है राजनीतिक दलों को, इस पर एक संक्षिप्त 2 या 3 लाइन में टिप्पणी अपनी बस दे। दो तीन बिंदुओं में यही कहूंगा कि पहली बात कि गांधी को आज भी पढ़ने की जरूरत है और नए जनरेशन को पढ़ाने की जरूरत है। वो पढ़े, जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा समझेंगे। दूसरी चीज़ कि राजनीतिज्ञों ने गांधी को इस्तेमाल की चीज़ बना दी है, जब उनको ज़रूरत पड़ती है गांधी का इस्तेमाल कर लेते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी, गांधी के विचारों पर यदि किसी ने कुठाराघात करने का प्रयास किया है, इस्तेमाल क्यों हो रहा है ये जानना चाह रहा हूं। गांधी के विचारों पर सबसे ज्यादा यदि किसी माध्यम से कुठाराघात करने का प्रयास किया जा रहा है तो वो राजनीतिज्ञों ने एक नया लंपटवाद, जो सोशल मीडिया का जो दौर चल रहा है, एक नया इतिहास आपके सामने परोसने की कोशिश की जा रही है। और नए बच्चे जो हैं, यंग जनरेशन के बच्चे हैं, जो किताब कम और इन चीज़ों से ज़्यादा लगाव रखते हैं, उनके पास एक नए इतिहास गढ़ने की बात हो रही है और नया इतिहास उसके सामने परोसने की बात हो रही है। अंत में वर्मा उसका जी भी से- असर हो रहा है, उसका भी असर हो रहा है। और इस पर भी सही कहा। मैं अंत में वर्मा जी से एक संक्षिप्त टिप्पणी लेना चाहूंगा कि कैसे जिंदा रखा जाए गांधीवाद को, कैसे बनाए रखा जाए, कैसे प्रासंगिक बनाए रखा जाए, इस पर वो अपनी संक्षिप्त टिप्पणी दे। नई पीढ़ी के लिए क्या संदेश है गांधीवादी होने के नाते उनका? श्रीमान जी, गांधी जी को जिंदा रखने के लिए कोई ख़ास स्ट्रैटेजी की आवश्यकता नहीं है। गांधी जी के जो विचारधारा है, जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, जो उनके परसेप्शंस हैं, उनको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन जो चीज़ आपको जानना ज़रूरी है वो ये है कि इन कॉन्सेप्ट्स को, चाहे स्वच्छ भारत का नाम लें, चाहे आप सबका साथ और सबका विश्वास और सबका की भलाई का नाम लें, सर्वोदय के बराबर जो बात की जाती है, गांधी जी के विचारों को कोई इग्नोर नहीं कर सकता कि वो अटल ट्रुथ है। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो गांधी जी के विचारों को हमेशा ट्विस्ट करके भी यूज़ करती रहेगी, इस्तेमाल करती रहेगी, थोड़ा ज़्यादा कैसा, लेकिन उसमें वो अपनी राजनीति को आगे पुश करने की कोशिश करेगी। जो फंडामेंटल बात यह है कि गांधी जी ने राजनीति कोई पद लेने के लिए नहीं की थी, गांधी जी ने राजनीति सेवा करने के लिए की थी और उन्होंने सारा जीवन जो है निष्काम कर्म में ही, सेवा में लगा दिया। उनके मन में ये नहीं था कि मैं राष्ट्रपति बनूं या प्रधानमंत्री बनूं या होम मिनिस्टर बनूं। वो कोई राजनीति अपने मकसद के लिए या अपने बच्चों के फ़ायदे के लिए उन्होंने कोई राजनीति नहीं। सही कहा वर्मा जी। दरअसल तब जो राजनीति होती थी समाज सेवा के लिए होती थी, आज राजनीति व्यवसाय बन गई है। अब सियासत की तिजारत सामने है, इतने बड़े पैमाने पे पैसा खर्च करके चुनाव लड़ा जा रहा है। तो सभी सम्मानित अतिथियों से चर्चा के बाद यही समझ में आया कि सदियों पुरानी हमारी भारतीय सनातन संस्कृति ही मूल रूप से महात्मा गांधी के विचार का आधार है। वो विचार जो हिंसा पर भी अहिंसा से विजय प्राप्त करने में विश्वास करता है, जो वसुधैव कुटुंबकम से उपजा सर्वधर्म संभाव रखता है, भेदभाव विहीन है
और भेदभाव विहीन समाज में विश्वास रखता है और अंतिम आदमी से सरोकार रखता है। अंधविश्वास और भक्ति पर तर्क और ज्ञान को अहमियत देता है। इसीलिए बापू का नाम लेना सबकी मजबूरी भले ही हो, मगर नफरत, बैर और बंटवारे के से वोट बैंक बनाना सबसे आसान होता है। बापू का अहिंसक सनातनी हिंदू विचार इस मकसद को पाने में सबसे बड़ी दीवार है। दुनिया कितना भी बापू का चमत्कार मान ले, लेकिन हमारी राजनीति से को बापू से डर लगता है। तो आज चर्चा यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगली बार फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे किसी नए विषय पर, अपने साथ विशेषज्ञों के पैनल के साथ, और हाजिर होंगे नए आयाम, विचारों के आयाम के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।